हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके लर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, सीटेट फुल कोर्स की शुरुआत हो गई है। सीटेट फुल कोर्स की इस सीरीज में हम सीटेट के पांचों विषयों को पढ़ेंगे। बस आप लोग अंत तक साथ बने रहिए। जो भी चैनल पे पढ़ाया जाए उसे मन लगाकर पढ़िए, बाकी अच्छे नंबर से पास होने की तो गारंटी है। तो चलिए हिंदी पेडागोजी को शुरू करते हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में परीक्षा में आए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी रखा गया है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है भाषा। तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके जरिए हम अपनी बातों को दूसरे के सामने बोलकर या फिर लिखकर पहुंचाते हैं तथा साथ में ही दूसरों की भी बातों को जान लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि भाषा एक ऐसी युक्ति है जिसके जरिए हम अपने विचारों का दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो चाहे बोलकर पहुंचाएं या फिर लिखकर पहुंचाएं। जैसे ये महोदय बोलकर कह रहे हैं कि कैसी हो, तो अगर आप किसी से कहेंगे कैसी हो तो साथ में वो भी तो कुछ ना कुछ रिप्लाई देंगे। तो ये कह रही हैं अच्छी हूँ, मतलब भाषा के जरिए आप इनके विचारों को इन तक अपने विचारों को भेज रहे हैं, साथ में इनके विचारों को भी आप जान रहे हैं। तो भाषा का प्रयोग कई तरीकों से होता है, जैसे ज्ञान का सृजन करने में। अगर आप किसी भी किताब को पढ़ते हैं तो किसी न किसी भाषा में लिखी हुई है, या कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं तो हिंदी भाषा में पढ़ा रहे हैं, तो मतलब भाषा के जरिए आपका क्या होता है, ज्ञान का सृजन होता है, इससे आपको ज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही साथ भाषा के जरिए आपका व्यक्तित्व भी निखरता है। जैसा जिसका कम्युनिकेशन रहेगा, बात करने का तरीका रहेगा, जैसा जो भी बात करेगा उसी हिसाब से उसका व्यक्तित्व भी रहेगा। वहीं भाषा व्यक्ति के समग्रतावादी यानी होलिस्टिक मैनर में उसका विकास करता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बोलने में अच्छा है तो उसकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है, और अगर वो बोल रहा है, भाषाई उसकी क्षमता अच्छी है, पढ़ भी ले रहा है, लिख भी ले रहा है, तो साथ में उसका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, ये सारे विकास भी अच्छे होते हैं। तो मतलब भाषा आपके समग्रतावादी मैनर में आपका डेवलपमेंट करती है। साथ में भाषा का एक काम कम्युनिकेशन, संप्रेषण, बातचीत करना भी है। मतलब कि संप्रेषण भाषा का एक प्रकार्य है। मतलब यह है कि जो लैंग्वेज है इसका एक फंक्शन क्या है, कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करना है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए भाषा के विविध रूपों को देखते हैं। भाषा के विविध रूप में सबसे पहले होती है मातृभाषा। मातृभाषा बोले तो मदर टंग। मदर टंग यानी मातृभाषा हम उसे कहते हैं जो आपके घर की भाषा होती है, जो बच्चे की घर की भाषा होती है, जिसे उसे सीखना नहीं पड़ता है। वह जो भी उसके घर वाले, माता पिता, परिजन जो भी भाषा बोलते हैं उसे क्या करता है, अर्जित कर लेता है। वो अर्जित कैसे करता है, अनुकरण प्रक्रिया के द्वारा। माता पिता अगर कुछ भी बोल रहे हैं, घर वाले कुछ भी बोल रहे हैं, तो उसको सुनते सुनते वो अर्जित कर लिया, उसे सीख लिया। और जो मातृभाषा होती है इसे सबसे पहली भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा घर में होता है और घर में होने के नाते सबसे पहले अगर कुछ सीखता है तो वह क्या सीखता है, मातृभाषा को सीखता है। इसलिए मातृभाषा को घर की भाषा या फिर अर्जित की गई भाषा या फिर सबसे पहली भाषा कहा जाता है। और बढ़ते हैं आगे, आते हैं राष्ट्रभाषा पे। तो देखिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। अपने देश में कोई भी राष्ट्रभाषा है ही नहीं। अपने देश में 9 राष्ट्रभाषा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा देश बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अपने देश में बहुत सारी भाषाएं बोलने के कारण अपने देश को बहुभाषी देश कहा जाता है। अब जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हों, वहाँ किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सकता है। इसी वजह से हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। तो
हिंदी को आखिर तब बनाया क्या गया है, तो हिंदी को हम राजभाषा की श्रेणी में रखे हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जो अपनी है वो क्या है, हिंदी है। और ऐसा जो है इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा कहाँ पे दिया गया है, तो हिंदी भाषा को अनुच्छेद नंबर 343(1) के अनुसार हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। और एक एक्ट आया था जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कहते हैं। यह एक्ट 1963 में आया था, जिसे शॉर्ट में आप ओला भी कह सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कह सकते हैं, जिसमें हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया है। वहीं जो आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया है। ये जो आपका इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो है आता है कि इंग्लिश आपकी क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है या फिर जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इंग्लिश क्या है आपकी, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। साथ में हिंदी क्या है आपकी, ऑफिशियल यानी राजभाषा है। तो बढ़ते हैं आगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं त्रिभाषा सूत्र। ये जो त्रिभाषा सूत्र है इसको कोठारी आयोग ने दिया था, और कब दिया था, 1964-66 में। तो कोठारी आयोग ने एक अनुशंसा दी थी, बताया था कि जो भी भारत के राज्य हैं उनको सभी राज्यों में सभी जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको कम से कम 3 भाषाएं बोलनी आनी चाहिए, उनको 3 भाषाओं की शिक्षा दी जानी चाहिए। वो 3 भाषाएं किस आधार पर दी गई हैं, पहला उन्होंने बताया कोठारी आयोग ने कि जो है पहला आपका जो हिंदी बोलने वाले राज्य हैं और दूसरा जो हिंदी ना बोलने वाले राज्य हैं। तो जिसमें आपके जो हिंदी बोलने वाले राज्य हैं उनको तो पहली भाषा क्या आनी चाहिए, उनकी मातृभाषा। तो अगर हिंदी बोलने वाले राज्य हैं तो उनकी मातृभाषा क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको आधुनिक भारतीय भाषा, मतलब जो भी संविधान में 22 भाषाएं वर्णित हैं उनमें से कोई भी मॉडर्न इंडियन एक लैंग्वेज आनी चाहिए। वो फिर क्या हो सकती, या तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, उसी में से या तो इंग्लिश हो सकती है या तो कोई अन्य भाषा। तो पहली आपकी जो है हिंदी हो गई, दूसरी आपकी कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या फिर इंग्लिश, और तीसरी भी आपकी जो भाषा होगी वो भी कोई आधुनिक भारतीय भाषा यानी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो कोठारी आयोग के त्रिभाषा सूत्र के अनुसार हिंदी बोलने वाले राज्यों को 3 भाषाएं आनी चाहिए, ना हिंदी बोलने वाले को भी 3 भाषाएं आना चाहिए। तो आपने तो हिंदी बोलने वाले राज्यों को देख लिया, अब देखते हैं हिंदी ना बोलने वाले राज्यों को कौन कौन सी भाषाएं आनी चाहिए। तो जो हिंदी ना बोलने वाले राज्य हैं उनकी भी जो है कोई ना कोई मदर टंग, कोई मातृभाषा होगी। तो पहली उनकी जो भाषा हो जाएगी उनकी मातृभाषा हो जाएगी हिंदी ना बोलने वाले राज्यों की। साथ में जो हिंदी नहीं बोलते हैं उनको भी हिंदी सीखना अनिवार्य है, तो दूसरी उनकी भाषा हिंदी हो जाएगी। और जो उनकी तीसरी भाषा है वो कोई भी जो है आधुनिक भारतीय भाषा हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, आधुनिक भारतीय भाषा हो जाएगी, यानी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या फिर इंग्लिश हो जाएगी। तो ये था आपका कोठारी आयोग के अनुसार त्रिभाषा सूत्र। तो बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं भाषाई विविधता को। जैसा कि अपना भारत देश बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पे अपने देश में बहुभाषिकता है, मतलब बहुत सी भाषाएं बोलने के कारण अपने देश को बहुभाषिक देश कहा जाता है। अब जो बहुभाषिक देश है वहाँ के जो स्कूल्स होंगे वहाँ पे तो कक्षाएं भी जो आपकी बहुभाषी ही होंगी, ठीक है। तो जो आपकी बहुभाषी कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक को विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करनी चाहिए। मतलब यह है कि जो आपके प्राथमिक शिक्षा है उसमें जब शिक्षक पढ़ा रहा है तो बच्चों को उनकी मातृभाषा में बोलने का अवसर देना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि शुरू में जब बच्चा आता है तो अपने घर की ही भाषा जानता है, और आपको क्या करना है उसकी घर की भाषा को बेस बनाना, आधार बना के फिर उसको नई नई चीज़ें सिखाना है, नई नई भाषाएं सिखाना है। तो जो भी आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, जो भी उसको सिखाइए, शुरू में उसको उसकी मातृभाषा के जरिए सिखाइए, जिससे वो अपने आप को सहज महसूस करेगा, एक्सेप्टेड महसूस करेगा
और जो है साथ में वो जल्दी से चीज़ों को सीखेगा। और साथ ही साथ आपका जो प्राथमिक स्तर के विद्यालय में जो शिक्षा है वो भी उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल और छात्रों के लिए सहज हो सके। अभी आपको बताया ही है कि जो शिक्षा है वो मातृभाषा में देना चाहिए। ऐसा इससे होगा कि छात्रों को जो पढ़ाई है वो सहज लगेगी, अच्छी लगेगी, रुचिकर लगेगी और वो जल्दी से जल्दी चीज़ों को सीखेंगे। आते हैं आगे। कक्षा कक्ष में छात्रों द्वारा अपनी मातृभाषाओं का प्रयोग करने से छात्र अपने विचारों को आसानी से अभिव्यक्त कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर जो भी छात्र की मातृभाषाएं हैं वो शुरू से बचपन से वही सुने हैं, वही बोले हैं, तो अगर उनको आप अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति का बोलने का जो मौका देंगे तो अपने जो विचारों को अच्छे से वो अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और जिससे क्या होगा कि छात्रों के मौखिक कौशल का विकास होगा और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलेगी। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर जो मातृभाषा को इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों किया जाता है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है। अगर मान लीजिए कोई कक्षा है उसमें कई भाषाएं बोली जाती हों, कई राज्यों के बच्चे हों, तो अगर बहुत सारे राज्यों के बच्चे एक कक्षा में हैं तो सब अपने अपने राज्य, अपने अपने घर की भाषा बोलेंगे, अपनी अपनी चीज़ों के बारे में बताएंगे, उसके बारे में जो है जो उनके सहपाठी हैं उनको और भी जिज्ञासा उत्पन्न होगी और वो जो है भिन्न भिन्न भाषाओं को जो है सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो भिन्न भिन्न भाषाओं का अगर कक्षा में प्रयोग होगा, मतलब भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा को समझने का अवसर मिलता है और वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ साथ दूसरी की भी भाषाओं एवं संस्कृतियों को सम्मान करना सीखते हैं। क्योंकि जो भी बालक, जो भी बच्चा अगर अपने दोस्तों की भाषाओं को सुनेगा, समझेगा, तो वो अपनी भाषा का सम्मान करने के साथ साथ अपने दोस्तों की भी भाषाओं का सम्मान करेगा, उनकी संस्कृतियों को भी सम्मानित करेगा। बढ़ते हैं आगे। बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करती है। जैसा कि आपको पता है बच्चे जो सुनते हैं वही सीखते हैं। तो अगर मान लीजिए बहुभाषिक कक्षा है तो विद्यार्थी जो है बहुत से जो है नए शब्द भी सुनेंगे। तो इससे क्या होगा, वो जो बच्चे होते हैं उनके जो शब्द भंडार में वृद्धि होती है और साथ साथ अपने विचारों को स्पष्ट रूप में व्यक्त करने के कारण छात्रों को मौखिक कौशल का विकास होता है और बहुभाषिकता का गुण बच्चों में रचनात्मकता का विकास करने में सहायक होता है। मतलब अगर आप बहुत सी भाषाओं को प्रमोट करेंगे कक्षा में, बहुत सी बच्चे भाषाओं को सीखेंगे, साथ में उनको क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का भी गुण विकसित होगा। तो ये आज का चैप्टर था। अब आइए इससे जुड़े हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम, मतलब प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? वो हिंदी होना चाहिए या फिर बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए या फिर उर्दू होना चाहिए या अंग्रेजी होना चाहिए? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम वो बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी, अब डैश यहाँ पे आपको जो है इन चारों ऑप्शंस में से भरना है कि प्राथमिक स्तर पर
बच्चे विद्यालय में बहुत कुछ लेकर आते हैं, तो क्या क्या, जैसे अपनी डैश, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो यहाँ डैश पे आपको भरना है, क्या वो अपनी समस्याएं लेके प्राथमिक विद्यालय में आते हैं, अपनी भाषा लेके आते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तकें लेके आते हैं, या फिर अपनी कमियां लेके आते हैं। तो आपको देखना यह है कि जो सबसे सटीक बैठे इस ऑप्शन में उसी को आपको उत्तर मानना है, क्योंकि कई बार सीटेट में ऐसा होता है आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन जो सबसे अच्छा रहे, जो बच्चे के दृष्टिकोण से, बच्चे के संदर्भ से जुड़ के जो है बच्चे के विकास के लिए सबसे उचित ऑप्शन रहे, उसी ऑप्शन को आपको चुनना है। तो बिल्कुल बच्चे अपनी भाषा को जो है स्कूल में लेकर आते हैं और अपने अनुभव को भी लाते हैं और दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण लेके आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुभाषिकता हमारी डैश भी है और हमारी सभ्यता व फिर से डैश का अभिन्न अंग है। तो क्या पहले डैश में आपको देखना यह है कि क्या समस्या और पहचान है, विडंबना और संस्कृति है, चुनौती और संस्कृति है, पहचान और संस्कृति है। तो आपको क्या करना है, इन ऑप्शंस को इन डैश के स्थान पर रख रख के देखना है। तो देखिए, बहुभाषिकता आपका जो है वो कभी भी समस्या नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है। कभी भी बहुभाषिकता हमारी विडंबना भी नहीं हो सकता है और ना ही वह चुनौती भी हो सकता है। तो बचता है लास्ट ऑप्शन, तो इसी को रख के देखते हैं। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है, बिल्कुल सही, और हमारी सभ्यता व संस्कृति, हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है, मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि जो बहुभाषी कक्षा है उसका क्या मतलब होता है। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। ऑप्शन नंबर 2 है, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। ऑप्शन नंबर 3 है, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है। और ऑप्शन नंबर 4 है, जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाओं को पढ़ लिख सकते हैं। तो अभी आपको हम बताएं कि जो बहुभाषा होता है, जो बहुभाषिक कक्षा होती है, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है, वही आपका क्या होता है, बहुभाषी कक्षा कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को, मतलब बहुभाषी जो कक्षा है उसमें मातृभाषा के प्रयोग को क्या अनदेखा कर देना चाहिए, या फिर अस्वीकार किया जाना चाहिए, या फिर स्वीकार किया जाना चाहिए, या फिर अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। तो अभी आपको हम बताए हैं कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को हमें स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसको बच्चा अपने घर से लेकर आता है। बहुभाषी जो कक्षा में मातृभाषा है बच्चे की, वह एक रिसोर्स है, एक संसाधन है, उसी का प्रयोग करके आपको उसको ज्ञान देना है, उसी को आधार बना के जो है उसके ज्ञान की बिल्डिंग का निर्माण करना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। और अभी तक आपको, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। मतलब यह है क्वेश्चन कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या वह भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, या फिर संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, या फिर शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती हैं,
या फिर आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तो अभी आपको हमने बताया कि जो बहुभाषिक कक्षा होता है उसमें जो बच्चों की भाषाएं हैं वो एक संसाधन, एक रिसोर्स के रूप में कार्य करती हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। आपको क्या करना है कि जो भी बच्चे की मातृभाषा है उसको एक संसाधन के रूप में लेना, उसी के थ्रू जो है आपको जो है नई नई चीज़ों को सिखाना है, नई नई भाषाओं को आपको सिखाना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को के साथ भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।